तो हमने सबकी कॉपी देख ली। अब आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा भी। और वैसे बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद का प्रकार वगैरह जो है, बहुपद का जबरदस्त परिचय नामक टाइटल से एक वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे इसके विषय में क्या क्या बातें होती है। ठीक है, और वहां से पहले से जो लोग देखा होगा वो लोग अच्छा से लिखा भी था। तो थोड़ा सा जिक्र इसमें किया जाएगा कि बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है बीजगणित का एक ऐसा रूप है, ठीक है ना, जो क्या है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजा होता है। दो तीन शर्तें होती हैं जिसको मानने के बाद हम बहुपद की क्रिया समझ पाते हैं। सबसे पहला जो है कि जो पहले यह तो जानिए कि बहुपद क्या है, तो पदों का समूह है। क्या है? पदों का समूह है। और वो पद क्या है? तो चर या अचर राशि के मिले हुए रूप से पद बनते हैं। आपको बीजगणित में पढ़ाया जा चुका है। जो लोग ध्यान से इधर उधर मतलब कर रहे हैं, मतलब जो लोग नहीं देख रहे हैं अच्छे से, वे लोग देखना शुरू करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है उनको। ठीक है, जैसे कि पदों के समूह को हम बहुपद बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5x है, फिर 5x स्क्वायर है, तो बहुपद तो यह भी है, लेकिन एक सिलसिलेवार से इसको लिखना पड़ेगा 5x स्क्वायर प्लस 5x, इस रूप में इसको लिखना पड़ेगा। अर्थात अगर इसको देखा जाए तो यहाँ लिखा जा सकता है कि e x पर पावर m प्लस b x पर पावर n फिर प्लस c x पर पावर, मतलब पावर जो है यहाँ से बढ़ते क्रम में डाल जा सकता है। मान लीजिए 3 2 फिर 1 3 dx, तो यह बहुपद का रूप हो गया, बहुपद के हिसाब से हो गया। परिभाषाएं तो आप लिख चुके हैं, और इसके बाद यदि आपको परिभाषा लिखने नहीं आता है तो दो वीडियो है हमारा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। एक बहुपद का जबरदस्त परिचय और एक बहुपद के प्रत्येक बिंदुओं का परिचय करके दो वीडियो है, जिसमें एक में आपको लेक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है और दूसरे में आपको परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यह जो सवाल था वो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है, इसके विषय में बात कर रहा था। तो बहुपद किसे कहते हैं? जो घात के आधार पर पदों को एक सिलसिलेवार ढंग से सजाया जाता हो उसे बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, और इसके घात क्या हो? घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या समझते हैं ना, अभी कुछ देर पहले पूर्ण संख्या के विषय में बात हुई थी। दूसरे मतलब इसकी पिछली वीडियो में पूर्ण संख्या हो, जो जीरो से लेकर के अनंत तक जाती है उसे पूर्ण पूर्णांक बोलते हैं, मतलब पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो उसी सब में से कोई एक हो तो वह क्या होता है कि बहुपद होता है। पहला शर्त पूर्ण संख्या हो, दूसरा शर्त जो है ऋणात्मक संख्या नहीं हो, धनात्मक ऋणात्मक संख्या नहीं हो, भिन्न वाली संख्या नहीं हो, रूट वाली संख्या नहीं हो, तो वो क्या होती है? बहुपद नहीं होती है। तो अब बहुपद के प्रकार जो होते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो दो आधार पर दिखाए जाते हैं, एक घात के आधार पे और एक पद के आधार पे। तो घात के आधार पे जिसका घात एक हो रैखिक बहुपद, बात हो चुका है पहले ही, जिसका घात क्या हो? एक हो। जैसे कि मान लीजिए ax प्लस बी, इसका घात क्या है? एक है। तो यह किसका उदाहरण है? रैखिक बहुपद का। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 2x प्लस 5, यह किसका उदाहरण है? रैखिक बहुपद का। समझ रहे हैं बात? रैखिक बहुपद। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं जिसका घात 2 हो, वह क्या है? द्विघात बहुपद। जिसका घात 3 हो, अधिकतम घात जो है 3 हो, त्रिघात होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x क्यू है तो bx स्क्वायर रहेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि bx नहीं भी हो, मतलब यह जो है यह इस रूप में भी हो सकता है 5x क्यू प्लस 6, तो यह भी कौन सा बहुपद है? त्रिघात ही है। क्या है? त्रिघात ही है। क्यों है? तो इसको 9th क्लास में आपको बताया भी गया कि कैसे यह है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि यह त्रिघात कैसे है। आपको त्रिघात का व्यापक रूप मालूम है। ये जो आप देख रहे हैं ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस बी, मतलब की जो प्रक्रिया जिसको हमने अभी अंडरलाइन किया है, इसे क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। जो आपको सवाल में पूछ रखा है, क्या बोलते हैं इसको? व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये 5x क्यू प्लस 6 यह त्रिघात कैसे है इसको देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 5x क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 6 लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 5x क्यू प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6। अब देखिए तो यह जो बहुपद आया यह इस त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के समान आया कि नहीं आया?
इसलिए कहा जा सकता है कि 5x³ + 6 क्या है, त्रिघात बहुपद है। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक आ रही बस बात समझ में। 9 क्लास का बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा आपको सवाल दे देगा और इसको कहेगा कि बहुपद के व्यापक रूप के तरीके से क्या करें, कि मतलब तरीके से इसको के रूप में इसको ला करके दिखाएं। किसी को दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। आपने समझ लिया घात के आधार पर 3 घात हो तो त्रिघात, 4 घात हो तो मतलब चतुर्घात, 5 घात हो तो पंचघात, और इसी तरीके से ABCD बढ़ते जाएगी। या पीछे से भी अगर देखिएगा मतलब C + BX + A² तो यह के हो जाएगा अवरोही क्रम, और इधर से आएगा तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। अर्थात अवरोही क्रम या आरोही क्रम में, घात के आधार पर अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजे हुए रूपों को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मेरी अभी 5 या 7 मिनट की वीडियो में आपने बहुपद का बहुत सारा परिभाषा जान लिया, बहुपद के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी हो गया। इसके माध्यम से आप आसानी से बहुपद की परिभाषा को बना सकते हैं। और ध्यान रहे, यह जो वीडियो बन रहा है यह रिवीजन वीडियो है। यह जो वीडियो है ये आपका क्या है कि मतलब चैप्टर शुरू होने वाली नहीं है, चैप्टर शुरू करने वाले। अगर इससे भी ज़्यादा विस्तारित रूप में और धीरे धीरे अगर सीखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको खोलना होगा और वहां से आपको बारीकी से पढ़ने होंगे। यहाँ रिवीजन किया जा रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी बातें हो रही है, क्योंकि मुझे अभी 5-6 क्वेश्चन बनाने हैं और समय ज़्यादा लग सकता है। समझ रहे हैं? तो अब इतना बात खत्म हुआ। अगर बहुपद के प्रकार घात के आधार पे हो गए, अब बहुपद का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। जो लोग पहले से बात किए होंगे, पहले से पढ़े होंगे, उन सबको ये बात पता होगा। पद के आधार पर जिस बीजीय व्यंजक में एक पद हो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद। जैसे कि मान लीजिए AX, यह क्या है, एक पदी है। जैसे कि मान लीजिए AX + B, यह क्या है, द्विपद है। AX² + C, यह कौन सा मतलब पद के आधार पे कौन सा भी बहुपद है, कौन सा है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, तो पद के आधार पर तो ये तो आसान है, पद की संख्या गिन लीजिए, 1 है तो 1 पद, 2 है तो 2 पद, 2 पद है तो 2 पद। अब इसके जगह पे सवाल बनते हैं। सवाल इसमें बहुत कुछ बनते हैं, टाइप बता देते हैं। मतलब हम आपको सवालों का टाइप मतलब बता रहे हैं, उस टाइप के सवाल बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी बनते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, बात बहुपद की हो रही है तो बहुपद को उखाड़ के फेंकना ही हमारा कर्तव्य है, और आपको जो उसको रोक करके अपने फेयर में, नोट्स में या कॉपी में अपने दिमाग में उतारना ही आपका कर्तव्य है। दोनों आदमी यदि अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करते रहे तो पता चलेगा कि 1 से 2 महीने के अंदर क्या होगा कि गणित जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो सवाल बनता है सबसे पहले बहुपद की पहचान करने की। सबसे पहला सवाल आता है बहुपद की पहचान। 9th में भी है, 10th में भी है। कोई मतलब सवाल दे देगा और बोलेगा कि आप इसको पहचानिए। एक और चीज, बहुपद को हमेशा PX द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि बहुपद का मीनिंग जो होता है पॉलीमिनल होता है। पॉलीमिनल के नाम के कारण, इंग्लिश मीनिंग के कारण इसका शॉर्ट फॉर्म PX के रूप में रखा जाता है। X जो है चर राशि को दिखाता है, जिसकी मात्रा जो हमेशा स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए आलोक भाई, आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी मांग के ला दीजिए घर में से। तो ठीक है, तो बहुपद की पहचान करने के लिए क्या होता है कि बहुपद की पहचान करने की बातें आती है कि आप पहचानिए कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। तो हमने आपको अभी बताया है, थोड़ा बताइए, थोड़ा बात किया जाए इसके विषय में। AX ⁻² -2 + B बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात में माइनस है। ठीक है, चलिए AX ⁻² 2/1 + B बहुपद है कि नहीं है? गुड। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो हाथ उठाए, जो लोग हाँ बोल रहे हैं हाथ उठाए। चलिए समय सीमा को देखते हुए जो लोग हाँ बोल रहा है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे 2/1 लिखे हैं हमने। अगर इसको रूप को बदलें तो यहाँ भी आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चला कि हमेशा जो है रूप को बदल करके सोचने की कोशिश करिए। गणित और विज्ञान जो है रूपों का परिवर्तन का एक क्या होता है कि सब्जेक्ट है, मालूम है आपको? गणित और विज्ञान। ध्यान से सुनिए बातों को, ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। गणित और विज्ञान रूप के परिवर्तन के ऊपर चलता है। अगर रूप को परिवर्तित कर सकते हैं आप तो ठीक है, रूप को परिवर्तित कर सकते हैं तो ठीक है, आप पहचान लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो नहीं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया 2/1 लगा करके, जबकि 2/1 का मतलब सिर्फ 2 ही होता है। अगर यह बहुपद है तो यह बहुपद क्यों नहीं है?
तो जिन लोगों ने नहीं कहा उन लोग अपने आप को पहचान लिए होंगे, अर्थात आइंदा से कभी भी कोई काम हो तो रूप को परिवर्तित करने की कोशिश करने के बाद ही आप काम कीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बहुपद को पहचान करने की बात आ जाएगी। और फिर बहुपद के पहचान में उसके पदों के आधार पर, उसके नाम के आधार पर पहचान करने की बातें आएंगी। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं जब बात हो रही है, इसलिए उखाड़ फेंकने की बात हो रही है कि अच्छे से आपको समझा दिया जाए कि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें से मतलब 2-3 ही आज बने, लेकिन और कल परसों भी बन जाए, लेकिन जो हो वह डिटेल हो, एकदम स्पष्ट हो, सुस्पष्ट हो, आपके दिमाग में सही तरीके से उसकी फोटो बननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आपका सवाल आ जाए कि 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर किस प्रकार का बहुपद है? किस प्रकार का बहुपद है? चलिए पद के आधार पर अलग नाम बताइएगा। 2 नाम बताना होगा आपको। आपको मालूम है ना कि बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, 2 आधार पर, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। बताइए पद के आधार पर बहुपद का क्या नाम होगा? पद के आधार पर बहुपद का क्या नाम होगा? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, समय सीमा को देखिए, कैमरा चालू है, टाइमिंग बढ़ रहा है, जल्दी कीजिए। सोच पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो देखिए, स्लो करके वीडियो देखिए, वीडियो की स्पीड को स्लो करके देखिए, क्योंकि हम स्लो नहीं चल पाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है। हाँ बाबू बताइए, औरंगजेब जी बताइए आप, पद के आधार पर क्या नाम होगा दिए गए बीजीय व्यंजक का? त्रिपद। त्रिपद जो लोग कर रहे बैठिए, आप बोलिए। एक पद ही है, फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार आपका जवाब। 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कट जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि रूप को बदलने की कोशिश करिए, तुरंत आपको हम घुमा सकते हैं। और हम क्यों घुमाएंगे भाई, हम तो आपके मतलब गुरु हैं, आप हमारे शिष्य हैं, तो हम आपको थोड़ा ना घुमाएंगे, लेकिन परिस्थितियां घुमा देगी, इसीलिए हम आपको परिस्थितियों से न घूमने के लिए घुमाना सिखाएंगे, इसलिए कि आप घूम न जाए स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। इसलिए ध्यान रखिए और मेरी बातों को ध्यान रखिए और दिमाग को खोले रखिए, दिमाग को खोले रखिए। इस बोर्ड पे जो भी सवाल बनेंगी उसमें जरूर कुछ ना कुछ पेचीदा होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? 5x स्क्वायर प्लस में है, माइनस में दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 4x क्या होगा? एक पदी होगा। जिसने त्रिपदी कहा वो महामूर्ख आदमी है, महामूर्ख है, अपनी मूर्खता को दूर करिए। ठीक है, और जो लोग त्रिपदी बोल दिए हैं वो तो 100% घात वाला काम गलत करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से द्विघात होगा, आपके हिसाब से क्या है? रैखिक बहुपद। शानदार जवाब। इसी तरीके से अपने बात को समझा होगा। इस तरीके से बहुपद को पहचान करने की बातें हो सकती है, लेकिन इतनी पेचीदे सवाल आपके बोर्ड में नहीं आती हैं, क्योंकि बोर्ड आपको किसी भी तरीके से पास कराना चाहता है, लेकिन हम लोग आपको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि आगे भविष्य में आपको अपनी नौकरी लेने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्पष्ट बातें समझ में आ रही है ना क्या बोला जा रहा है? कान को खोले रखिए, दिमाग को टंच रखिए, तभी आप हमारी बातों को समझ पाइएगा। और स्पीड को कवर करिए, स्पीड को कवर करिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुपद की पहचान के बाद इसमें बातें आती हैं। बहुपद की पहचान करने के बाद बहुपद के रूप में ढालने की बातें आती हैं। बहुपद के रूप में ढालने की बातें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, बहुपद के रूप में ढालने की बात यहाँ पे की थी। 5x क्यूब प्लस 6 को हमने त्रिघात बहुपद के रूप में ढालने की बात की है। बहुपद के पहचानने के बाद 9वीं में आएगी, 10वीं में आएगी। बहुपद के रूप को बदलने के बाद सिर्फ 9वीं में आएगी, 10वीं में नहीं आएगी। मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ाता हूं, क्योंकि दोनों भाई, अगर 9 छोटा भाई है तो 10 बड़ा भाई है, दोनों को कंबाइन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब आज लगभग 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 9th और 10th को कंबाइन करके पढ़ाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और मुझे फायदा होता है और मेरे बालकों को भी फायदा होता है, आपको भी होगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला आ जाएगा बहुपद पहचानने की बात, दूसरा आ जाएगा बहुपद के रूप परिवर्तन की बात। थोड़ी रुकी, थोड़ा सा पानी पी लिया जाता है। ठीक है, तो रूप परिवर्तन के विषय में 1-2 और बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिख दूं 5x स्क्वायर, कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात के रूप में तो यार है नहीं। द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? होता है ना, bx प्लस c होता है। ये द्विघात का व्यापक रूप है, तो इस रूप में तो है नहीं, तो इसको इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं हम अपने हाथ में है। कैसे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर लिख सकते हैं आप, b की जगह 0 इंटू एक्स प्लस 0। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना? तो इस तरीके से बहुपद के रूप को परिवर्तित भी किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर बात। एक और छोटी सी बात यहाँ पे देख लीजिए, बहुपद को आप पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर बराबर 0 लगा दिया जाए तो यह तुरंत समीकरण का रूप ले लेता है।
क्या ले लेता है? समीकरण का रूप। ये भी छोटी छोटी बातें को जानते चलिए साथ में। 5x² बराबर 0 लग गया तो यह क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। बराबर 0 लगने पर क्या हो जाता है? समीकरण। ठीक है, अगर बराबर 0 नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? बहुपद, वही द्विघात बहुपद। किसी को दिक्कत? अगर ऐसे हो जाए ax + b बराबर 0 तो क्या है यह? रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। किसी भाई को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब जो है आगे इसमें कुछ नहीं आता है। अब जो आगे मैंने आपको एक दूसरा सवाल दे रखा था गुणनखंडन तोड़ने के लिए। बोलिए सवाल, बोलिए जल्दी बोलिए सुभजीत जी, जल्दी बोलिए, टप इतना टाइम नहीं। सेसफल पर में को भी छोड़िए, पहले दूसरा जो गुणनखंडन वाला बोलिए। x² माइनस 22x + 120। देखिए नवी क्लास में आप इसको गुणनखंडन तोड़िएगा, 10वीं क्लास में इसको बैठा करके तोड़ करके अल्फा बीटा का मान निकालिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो x² - 22x + 120 है, यह कौन सा बहुपद है? द्विघात। ax² - bx + c के रूप का है। a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? -22, c बराबर कितना है? 120। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा तो बोलिए। हम पूछ रहे हैं ना आपसे, तो फिर कौन बोलेगा? अब देखिए यह जो है ए बी सी, इसको क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? गुणांक। गुड। क्या बोलते हैं इसको? गुणांक। जैसा गुणांक इसका नाम लिखा हुआ है, इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद अर्थ स्पष्ट होगा। गुणा किया हुआ अंक गुणांक, गुणा किया हुआ गुणा किया हुआ अंक क्या कहलाता है? गुणांक। किसी भी मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x² में क्या गुना किया है? 1, इसीलिए इसका गुणांक क्या हो गया? 1। x में क्या गुना किया? -22, तो गुणांक क्या हो गया? -22। और 120 खुद ही है, अगर 1 से गुना करते हो तो उस रूप में। किसी को दिक्कत नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। सवाल होगा आपका कि दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकियों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। यही ना है सवाल? तो गुणांक तो आपको पता चल गया, शून्यांक कैसे ज्ञात करिएगा? शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा? बोलिए क्या करिएगा कोई बालक? गुणनखंडन करेंगे। गुड। गुणनखंडन आपको 7वें 6ठे क्लास में सीखना था। अगर आप सीख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो फिर से सीखिए। x² - 22x + 120। गुणनखंडन तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है किसी बंदे को? पहले पद को अंतिम पद से गुना करते हैं, मालूम है ना? गुड। चलिए तो पहले पद को अंतिम पद से गुना कीजिएगा तो पहला पद में x² है, जब 120 से गुना कीजिएगा तो 120 से 120 x² हो जाएगा। x² को छोड़ दीजिए, 120 को तोड़ दीजिए, तोड़िएगा 2 से काटिएगा 60 आ जाएगा, 60 फिर 2 से काटिएगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटिएगा या 3 से काटिएगा तो 5, सॉरी 2 से काट देते हैं 15, फिर 5 गुना 3, इस रूप में गुणनखंडन तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद अब इसको गुना करके देखेंगे कि हमको 22 को इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद फिर से 22 आ जाए। अगर यह पॉइंट भी है आपको फैक्टर तोड़ने में, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, गुणनखंडन तोड़ने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो गुणनखंडन से संबंधित मेरे पास 5-6 वीडियोज हैं, उसमें से एक भी देख लीजिएगा तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है? आज जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या जो लोग पहले से देखे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और इतनी छोटी सी बात नहीं है, इतिहास का या कोई समाज का कोई घटनाक्रम नहीं है कि आपको ईस्वी सन बता दिया जाए आपको पता चल जाए, इसमें टाइम लगता है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। 22 को तोड़ना है, 10 और 12 हो सकता है। कहाँ से आएगा? 2 दूनी 4 तियां 12, 5 दूनी 10, 10 और 12 को जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा, और 10 और 12 को गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। इसका नियम भी हमने लिखवा रखा है, बालक देखो इधर, इसका नियम भी हमने लिखवा रखा है कि पहले पद को अंतिम पद से गुना करें। पहला काम क्या करें? पहले पद को अंतिम पद से गुना करें। दूसरा काम, बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ें कि जोड़ने या घटाने के बाद फिर से बीच वाला पद आ जाए। तो -22x को आपने तोड़ दिया 12 और 10 के रूप में, और जोड़िएगा तो फिर से 22 आ जाएगा। ठीक है? और गुना करने के बाद जो हम गुना किए थे उतना आ जाए, तो 12 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। कहानी खत्म। x² - 12x - 10x + 120। अर्थात क्यों ऐसा करना पड़ा?
क्यों ऐसा करना पड़ा? चार पद में बांटने के लिए, क्योंकि 4 पद में हम बांटेंगे तभी इसमें से कॉमन निकलेगा, और जब कॉमन निकलेगा तभी ही गुणनफल के रूप में वह आएगा, और जब वह गुणनफल के रूप में आएगा तभी उसका गुणनखंडन होगा। गुणनखंडन का ही अर्थ होता है गुणनखंडन, गुना के रूप में किया गया खंडन क्या कहलाता है? गुणनखंडन। कोई आपसे पूछ दे कि गुणनखंडन किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? किसी भी दिए गए बीजीय पद को या बीजीय व्यंजक को गुना के रूप में खंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंडन। परिभाषाएं कहीं से बनती नहीं है, परिभाषाएं खुद अपने आप बनाई जाती हैं, ठीक है, अर्थ को समझते हुए, समझ गए? अगर ऐसा आप जेन्युइन काम करने लगे, अगर आपका दिमाग वास्तव में वास्तविक रूप से सोचना समझना शुरू कर दे, तो आपको किसी भी तरीके की परिभाषा को लिखने और फेयर करने, नोट्स बनाने और रटने की गरज नहीं है। आप खुद समझ करके आप उसका जवाब तुरंत खुद दे सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो यहाँ पे x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी 4 पद में बट गया, 4 पद में 4 पद को हम 2 पद के रूप में बांटेंगे, यहाँ 2 पद यहाँ 2 पद, ठीक है। दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 12, कोई दिक्कत? कॉमन लेना है 2 पदों में से। कॉमन लेने का मतलब होता है जो 2 पदों में जो आपस में मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ x का पावर 2 का मतलब 2 x है, यहाँ x का मतलब 1 x है, 1 x को बाहर निकाल दिया, x माइनस 12 बच गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 10 है, 120 में भी 10 है, ठीक है, तो 10 को बाहर निकाल दिया, साथ में माइनस को बाहर निकाल दिया। 1 प्लस में 2 माइनस छिपा होता है, इसलिए जब 1 माइनस निकला तो एक माइनस बच गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिएगा। x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, फैक्टर इसका टूट गया, ठीक है। अब फैक्टर तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? इतना काम 9th में करेंगे। अब यहाँ से शुरू होगा 10th का काम, जहां से शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने की बातें मतलब शुरू हो रही हैं। तो अब px बराबर 0 माना, इसलिए px से न था, ये क्या था? बहुपदी था। तो जब 0 माना तो x माइनस 12 इज इक्वल टू x इंटू इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 बराबर 0 और फिर x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 12 और फिर x बराबर 10, अर्थात अल्फा का मान आ गया आपका 12 और बीटा का मान आ गया आपका 10। किसी को दिक्कत? जो अल्फा बीटा निकला है या क्या है? शून्यांक है। और वो जो ABCD निकला था वो क्या था? गुणांक था। अब उसको शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करने का 2 गो फार्मूला होता है। यदि द्विघात है तो 2 गो फार्मूला, त्रिघात है तो 3 गो फार्मूला, चतुर्घात होगा तो 4 गो फार्मूला, लेकिन इसमें 2 ही फार्मूला दिया गया है फिलहाल तक। त्रिघात के विषय में जब क्वेश्चन दी जाएगी तो उसमें तीसरा फार्मूला निकलेगा। जैसे शून्यांकों का योग, क्या? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा का मान कितना है आपका? 12, बीटा का मान कितना है? 10, माइनस है, बी का मान कितना है? माइनस 22, ए का मान कितना है? 1, 12, 10, 22 बराबर 22। इसका मतलब है कि हम लोग का जो आंसर आया है, मतलब अल्फा बीटा का मान जो आया हुआ वो सही है। किसी को दिक्कत? सिद्ध हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब अल्फा का मान रखिए 12, बीटा का मान रखिए 10, दोनों गुना कीजिए, सी का मान 120, 12 में 20 से गुना कीजिए 120, 120 बराबर 120। मतलब यह हुआ कि आपका ये भी सिद्ध हो गया। मतलब यह हुआ कि यदि आपने पहले से बनाया होगा तो आपको एकदम टकाटक समझ में आ रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि एकदम फिल्म के रोल की तरह आपके दिमाग में छप गया। लेकिन यदि आप पहले से नहीं बनाए होंगे तो आपको दिक्कत होता होगा। यदि पहले से नहीं बनाया तो फिर दोबारा बनाइए। अभी तो बहुपद का रिवीजन क्लास चल रहा है, 2-3 दिन चलेगा, उसमें आपका फिर से काम हो सकता है। अभी तो यह मान लीजिए अभी अप्रैल मई है ना भाई, मई में चल रहा है, फिर 2-3 महीने के बाद फिर से बहुपद चलेगा, 2-3 महीने के बाद फिर से बहुपद चलेगा। एक चैप्टर मेरे यहाँ रिवीजन मतलब मिला करके एक चैप्टर 5 बार बनाया जाता है, और एक चैप्टर 5 बार बनाने का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन 10 बार बनता है। एक बार आप बनाते हो, एक बार हम बनाते हैं, दोनों मिला के दो बार हो गया। तो एक क्वेश्चन 10 बार बन जाने के बाद भी यदि आप परीक्षा में छोड़ के आते हैं तो आपसे बड़ा देहचोर और आपसे बड़ा जो है बेवकूफ और बेवड़ा क्या क्या बोला जाए वो सब आपके लिए पाऊंगा। चलिए, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 बार बनने के बाद भी यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ के आते हो या क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आप महामूर्ख आदमी हो, और महामूर्ख आदमी से जो है मैट्रिक सिर्फ सेकंड या थर्ड डिवीजन से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया आपका, समझ गए? तो यहां तक 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन बोलिए। एक मिनट एक आदमी बोलिए कोई। हाँ बोलिए, क्या है इसके बाद क्वेश्चन? जल्दी भाई, टाइम नहीं है। हाँ, बहुपद में मौजूद सूत्रों को लिखना है। तो इसमें अब हम क्या लिखें?
आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और जो बच्चे 9वीं वर्ग में हैं उन्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लेकर के ए प्लस बी का होल क्यूब वगैरह तब हर प्रकार का फार्मूला, बीजगणित वाला फार्मूला, उपहार गणित का पेज नंबर 99 वाला फार्मूला लिख लेगा, पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, वही से फार्मूला उसमें दिया गया है और आप लिखे होंगे। और एक फार्मूला मैंने जांच पड़ताल करने के लिए भी आपको दे रखा था सवाल के रूप में, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर वाट। इसका आंसर कौन कौन बताएगा? खड़ा हो जाइए जल्दी से। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर क्या होता है? बस बताइए, आप बताइए बाबू। ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने बोलिए माइनस ab माइनस ab हाँ। माइनस bc माइनस c है। चलिए, जो लोग इनके पास सहमत वाले बैठ जाइए। आप बोलिए 1/2 गुने ए प्लस बी प्लस सी इंटू 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 मत बोलिए, मछोला कुछ बोला कीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल, तेजी बोलिए। आप लोग बोलने में स्लो कर रहे हैं, हम लिखने में आपसे पहले लिख देंगे, ऐसे कैसे? तेजी बोलिए। ठीक है, दोनों के दोनों फार्मूले सही हैं, लेकिन एक गलती हो गया यहाँ पर, बैठिए। वो गलती यह है कि यहाँ सवाल जो एक्स वाई जेड के रूप में था और आपने आंसर जो एबीसीडी के रूप में दिया है, गलत। अगर मूड खराब होने वाला व्यक्ति अगर मिल जाए सामने, और गणित का ऐसा मास्टर मिल जाए जो अगर एक एक बिंदु की चर्चा करता हो तो आपको दो हाथ खींचेगा और दिमाग सही कर देगा। इसको कहा जाता है हथियार होते भी वीर गति को प्राप्त हो जाना। चलिए, हथियार था फिर भी आप वीर गति को प्राप्त हो गए। आंसर सही है अगर सब एक्स वाई जेड लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इन दोनों फार्मूले में से किसी एक को यहाँ पे लिख दीजिएगा, तब ये आंसर सही हो जाएगा। और रही बात इसको सिद्ध करने की, क्या करने की? सिद्ध करने की, तो कोई ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, इसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ से ए से आप इन सब में गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं बातों को। फिर बी से आप सब में गुना कर दीजिए, फिर सी से आप सब में गुना कर दीजिए। और यदि अलजेब्रा का बीजगणित का गुना भाग आपका टंच होगा तो जरूर आंसर आएगा। और बीजगणित के गुना भाग करने में आपको दिक्कत होती होगी तो आपको मतलब आंसर नहीं आएगा। यदि आपको अपने आप पर शक होगा, यदि ऐसा होगा कि हाँ आपको लगता है पता नहीं गुना करेंगे आंसर आएगा नहीं आएगा, तब भी आपको दिक्कत हो जाएगा। कॉपी को चौड़ा कीजिए, मतलब कॉपी को ऐसे करके, जैसे खड़ा कॉपी होता है, दीजिए कॉपी, एक कॉपी दीजिए, जल्दी दीजिए। ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा तो इसमें लाइनें नहीं हटेंगी। अगर ऐसे करके लिखते हैं यहाँ से तो लाइनें हटेंगी और आराम से इस ए से जब इसमें गुना कीजिएगा तो 6 है ना भाई, पॉइंट 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट, 6 दूनी 12, 6 18 पॉइंट आएंगे कट छट करके, लास्ट में इतने बच जाएंगे। इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको वीडियोस के माध्यम से देखनी है तो मेरे किसी वीडियो में इसको सिद्ध भी किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को भी मैं ऐड कर दूंगा। और रही बात इसकी, तो यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए, फिर बी माइनस सी के होल स्क्वायर को तोड़िए, फिर सी माइनस ए के होल स्क्वायर को तोड़िए। तोड़ने के बाद जो है फिर से उसको बी में गुना कीजिए। यहाँ जब इसको तोड़िएगा तो 2 यहाँ कॉमन के रूप में बच जाएगा, ऊपर इस 2 से जो है 2 कट जाएगा, इससे बच जाएगा, फिर उसमें गुना कीजिएगा तो आपको आसानी से एक्स की प्लस वाई की प्लस जेड की माइनस 3xy प्राप्त हो जाएगा। यदि इतना कर सकते हैं तो करिएगा और मेहनत करिएगा तो आप मतलब जरूर सफल होइएगा और आपकी बीजगणित सही होगी। और इतना करने के बाद भी यदि आपको आंसर नहीं आया तो कला के क्लास में रो दीजिएगा, हम याद बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन है जो बोलिए और जल्दी समाप्त करवाइए। क्या है? अच्छा, हम समझ गए। चलिए, एबीसी वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक सवाल है जो आपके पास यहाँ पे पहुंच चुका है। एक का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा रहता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन परीक्षा में अगर आ जाए तो क्या करिएगा, आप भी आंसर लिख दीजिएगा कि यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, तो आपने फिर क्यों भेज दिया। ऐसा होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपकी किताब से आए यह जरूरी नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपकी किताब से नहीं आए, कि पता चले कि भाई गणित है या खिलवाड़ है। चलो क्वेश्चन बोलो। पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x², तेजी में बोलिए। प्लस एक्स प्लस 1 की शून्यांक रहने दीजिए। अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए और गामा बराबर ए प्लस बी।
हमने आपको पहले ही कहा था जब घात 2 हो तो 2 आंसर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 2 आंसर। जब घात 3 हो तो 3 आंसर निकलेंगे। ठीक है, अगर इतना भी जान लेते हैं तो एक नंबर ठोक के आइएगा, पूछ देगा दिए गए मतलब व्यंजक का जो है कितने शून्यांक होंगे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। तो जब 3 घात होगा तो 3 डालिएगा, 2 घात होगा तो 2 डालिएगा। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे सवाल को फंसाया जा सकता है। तो अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी बराबर व्हाट? ए और बी बराबर व्हाट? कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलते हैं, अब देखो निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको गुणांक को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? तो ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1 और डी बराबर 1। कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब बात करते हैं। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध के अनुसार, ठीक है? क्या दिक्कत है बालक? कैमरा हिल रहा है। चलिए फिर अपना सेट कर ले रहा है, उसका टेंशन छोड़िए। लॉक है ना? चल ठीक है। हाँ सुनिए, तो संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a। अल्फा का मान क्या दे रखा है? ए माइनस बी। बीटा का मान क्या दे रखा है? ए। गामा का मान क्या दे रखा है? ए प्लस बी। समझ में आ रहा है सबको? समझ में तो आना ही चाहिए। बनाने आए या ना आए पहले समझ में तो आना चाहिए भाई। बी का मान क्या है? -3। यहाँ क्या है? माइनस 3। पहले लिख देंगे, बाद में प्लस करेंगे, ठीक है? और ए का मान कितना? 1। अब बी यहाँ पे माइनस में है, बी यहाँ प्लस में है, दोनों कट जाएगा। ए कितना हो गया? 3a बराबर 3 बट्टा 1। ए यहाँ पे गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। ए का मान कितना आ गया? 1। यहाँ का निशान लगा दीजिए। तो ए का वैल्यू निकल गया, पहला मान आ गया आपका आंसर। ए बराबर कितना? 1। किसी को दिक्कत नहीं। अब ए का वैल्यू जो है अन्य किसी पे रखने से, ए का वैल्यू जो है अन्य, जैसे कि इसमें 3 संबंध होते हैं ना, 3 संबंध होते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक होता है, एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा होता है। याद किए हैं ना पहले से? याद किए होंगे तो सुनाई दे रहा होगा, नहीं याद किए होंगे तो नहीं सुनाई देगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमने बात कर लिया। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। इसकी बात कर सकते हैं, इस पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या गरज है हमको मतलब ज्यादा टेंशन वाली रास्ता अपनाने का? हम इस पे नहीं लगा लेंगे। शॉर्टकट वाला मतलब जो थोड़ा सा आसान होगा वो काम नहीं करेंगे। -d बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा अब यह थोड़ा सा पेचीदा नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको छोड़ देंगे, इस पे नहीं लगाएंगे, इससे काम नहीं चलाएंगे। यहाँ पे रख देंगे। अल्फा का मान कितना आ गया आपका? अल्फा का मान कितना था? ए माइनस बी। बीटा का मान कितना है? ए। गामा का मान कितना है? ए प्लस बी बराबर बी का मान कितना है? -1। ए का मान कितना है? 1। कहानी खत्म। अब ए का वैल्यू हम कितना निकाल रखे हैं? 1 माइनस बी गुना 1 और फिर 1 प्लस बी बराबर -1। कोई तकलीफ नहीं। अब इसको हल करिएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी गुना के रूप में एक लिखने या ना लिखने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जब आपको सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि सूत्र लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं भाई। सूत्र से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर -1 और फिर इधर -1, और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? -2। माइनस खत्म, b बराबर √2। आपको मालूम है ना कि स्क्वायर जब समीकरण के उधर जाता है तो क्या होता है? रूट में बदलता है। अगर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, रूट में बदल गया। जो चीजें रूट में होती हैं क्या होती हैं? प्लस माइनस में होती हैं। अर्थात ए का मान कितना आ गया? 1। बी का मान कितना आ गया? प्लस माइनस √2। घेर दीजिए, घेर के आंसर कीजिए।
कोई दिक्कत किसी को नहीं। जल्दी से उतार लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग एक शेषफल प्रमेय की बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। उतारिएगा। किसका किसका सही हुआ है क्वेश्चन? गुड। जिसका सही नहीं हुआ है वो लोग सही करने का प्रयास करें, मेहनत करें कि जो रिवीजन में ही आप सुधर जाएं। नहीं तो टेस्ट जिस दिन होगी नंबर कम आया तो पिटाई भी हो सकती है। बिठा दें, पहले से बनाए होंगे, बिठा दें। चलिए अब शेषफल प्रमेय की बात करते हैं। शेषफल प्रमेय क्या होती है? शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय देखिए, प्रमेय का मतलब आप समझते हैं, गणित के किसी कथनों को जो सिद्ध किया गया हो उसका क्या बोलते हैं? प्रमेय कहते हैं। जैसे कि हमने आपको इसके पिछले क्लास में आपको बताया था, इसके पिछले क्लास में वास्तविक संख्या नामक चैप्टर में आपको बताया था, आपसे पूछा गया था प्रमेयिका किसे कहते हैं। जवाब क्या आया था कि प्रमेयिका वह सिद्ध कथन होता है जिसके आधार पर किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, किसी कथन को सिद्ध किया जाता है। मतलब प्रमेयिका के आधार पर किसी बात को सिद्ध किया गया हो किसी उदाहरण के माध्यम से, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रमेय बोलते हैं। तो शेषफल प्रमेय, मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है, और मान लीजिए कि ये कोई वास्तविक संख्या है, px को रैखिक बहुपद एक से भाग करने पर शेषफल pa होता है। मतलब इसका जो गणितीय रूप में जो आपको दे रखा है शेषफल प्रमेय, पेज नंबर 46 में नवी वर्ग में, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं पहले व्यवहार पर, उसके बाद व्यवहार के आधार पर अन्य कोई बात होगा। मान लीजिए आपने 2 से भाग किया किसमें? 5 में, तो 2 दूनी 4 होगा, एक जो बचेगा शेषफल है। यही चीज है, अगर किसी अब 2 की जगह पे यदि आपका 2x हो, भाग की जगह पे यहाँ पे 4x स्क्वायर हो, 5x स्क्वायर हो, और तब आप इसको गुना करते हो, तो उस तरीके से जो यहाँ पे शेषफल बचेगा वह शेषफल प्रमेय कहलाएगा। इसके अलावा जो है x-1 किसी का गुणनखंडन हो किसी बहुपद का, आप 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में x का वैल्यू 1 रख के हल किया जाए, जो शेषफल बच जाए उसे शेषफल प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप गणित के रूप में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला कोई बहुपद, 1 से अधिक हो या कुछ भी हो, या 1 घात हो या 2 घात हो या 10 घात हो या 50 घात हो, या कितने भी बड़ा बहुपद हो, उससे मतलब नहीं है। यदि किसी दूसरे बहुपद से जब उसे भाग किया जाता है, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग किया जाता है, जो शेषफल बचता है, ठीक है, उस शेषफल के आधार पर जो बातें होती है वो क्या कहलाती है? शेषफल प्रमेय कहलाती है। ठीक उसी प्रकार जो है शेषफल प्रमेय जो है बीजीय व्यंजक के रूप में होगा। तो मान लीजिए कि कोई px जो है 1 घात वाला हो या 1 से अधिक घात वाला हो, उसको किसी दूसरे बीजीय व्यंजक से qx से यदि उसको भाग किया जाता है, px में किसी gx से भाग किया जाता है, तो यहाँ पे qx प्राप्त होता है और शेषफल rx प्राप्त हो जाता है। रिमाइंडर, बस इसी चीज को क्या कहा जाएगा? शेषफल प्रमेय कहा जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, थोड़ी सी बहुपद के रूप में इसको पेचीदा बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको सवाल दिए और उसको बनाने का प्रयास किया और आपने बनाया भी, और जो उसका सही गलत का फैसला हुआ। अब हम कल जो क्या करेंगे, कल जो है कि इसके ऊपर और भी सवाल जवाब करेंगे। और कल थोड़ा सा इससे अलग यह था क्या, स्टेप 1 वाला क्वेश्चन था, इसमें आसान सवाल दिए गए थे। कल थोड़ा सा इससे भारी सवाल मिलेगा, और 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया जाएगा। लेवल 1 था, लेवल 2 कल मिलेगा, लेवल 3 मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर जांच पड़ताल होगा, और पिछले साल का ऑब्जेक्टिव हम जो बनाए हुए हैं उसका मतलब प्रक्रिया हुआ है और काम चल रहा है। हम काम मतलब इस पे काम हो रहा है। लेसन 1 वास्तविक संख्या पद्धति बहुपद के में से क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में रूप में बनाने का और उसको पीडीएफ के रूप में डाल करके उसको भी समझाने का काम चल रहा है अभी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, कंटेंट और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहिए और अपने दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि उसके ऊपर जब हम सवाल बना के पूछताछ करेंगे तो आपका मतलब दिक्कत हो सकता है आपको, यदि आपका कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्ट जो है आपस में सही तरीके से जुड़ा नहीं रहा। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। चलिए।